दोस्तों, सामंती समाज में जहाँ पे दलितों और पिछड़ों को समाज में हर तरह से भेदभाव किया जाता है, ज़मीन पे उनके अधिकार नहीं हैं, जो धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं वहाँ पर भी उनके साथ हर दिन भेदभाव किया जाता है, तो वंचितों के लिए, बहुजनों के लिए शिक्षा का जो रास्ता है वो दिखता है एक ऐसा रास्ता जिससे वो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने अधिकार को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे साथ एक ऐसा ही बहुजन छात्र यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद हैं। इनका नाम है ज्ञान प्रकाश यादव। दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत की एक बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहाँ से उन्होंने हिंदी साहित्य में, ख़ासकर कविता के क्षेत्र में उन्होंने पीएचडी जमा की है। पीएचडी पढ़ाई की सबसे टॉप सीढ़ी मानी जाती है और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद भी बहुजन समाज से आने वाले ज्ञान जी को शिक्षा का जो क्षेत्र है, जहाँ पे समझा जाता है कि यहाँ पे बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही जानकार लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, इनलाइटेंड लोग हैं, ये कम से कम समता की बात करेंगे, ये कम से कम इक्वालिटी की बात करेंगे, बराबरी की बात करेंगे। लेकिन ज्ञान जी का जो अनुभव है वो यही अनुभव है कि समाज में जिस तरह से सामंती सोच के लोग आपको गांव में दिखते हैं, उस सोच से बहुत बेहतर लोग बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटियां हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, जामिया हो, यहाँ पर भी उसी सोच के लोग हैं। और बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा हासिल करना, उनके लिए अपना हक पाना, उनके लिए अपने डिस्कोर्स को आगे करना, उनके लिए नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल है। बाबा साहब की ये बात तो बार बार बताई जाती है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, लेकिन बाबा साहब ने अपनी राइटिंग में ये भी बात बार बार कही है कि शिक्षा जो है ना वो दो धारी तलवार है। अगर शिक्षा वंचितों को मिलेगा तो समाज में समता की बात होगी। अगर उस शिक्षा पे चंद मुट्ठी भर लोग, जो ताकतवर लोग हैं, अगर उन्होंने उस पर कब्जा जमा लिया तो वो शिक्षा जो है उसका इस्तेमाल जो है गैर बराबरी को और मजबूत करने में करेंगे। हम इन्हीं तमाम बातों पर बात करेंगे और ये जो बातचीत होगी वो ज्ञान जी की जो ज़िंदगी जो है, जो उनकी पढ़ाई का जो सफ़र है, इसके साथ हम बात करते हुए इस बात को जानेंगे। ज्ञान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बात करने के लिए हमसे रजामंदी जाहिर की। शुक्रिया भाई जी, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और आप अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। आप अपने बारे में, जो हमारे साथी आपसे आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, अपने बारे में ज़रा परिचय दीजिए। आप कहाँ से हैं और आपकी जो शुरुआती पढ़ाई थी वो कैसे हुई, और ड्यू तक आने का आपका सफ़र कितना मुश्किल और कितना आसान रहा? मेरा होम टाउन ज़िला आजमगढ़ है और मेरी 1 से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई आजमगढ़ में हुई है। उसके बाद बीए और एमए मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से किया है और फिर पीएचडी मेरी दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है। साल 2015 था जब मेरा जून 15 में जेआरएफ हुआ, दिसंबर का एग्ज़ाम दिया था। तो पहला इंटरव्यू पीएचडी का मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में दिया था और वहाँ 60 नंबर का इंटरव्यू था और 40 नंबर का वो एफईआई था, जो बीए और एमए के मार्क्स पे दे रहे थे नेट के आधार पे ऐड करके। तो उसमें मेरे 40 में 36 थे। इसके बाद भी वहाँ एडमिशन नहीं हुआ। फिर बीएचयू गया, वहाँ एडमिशन नहीं हुआ और डीयू आया, रिटर्न बेस पे था यहाँ उस समय सिस्टम, तो यहाँ एडमिशन हो गया। तो ये जो वहाँ मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं हुआ तो वहाँ मैंने इस दुनिया को जाना, एकेडमिक जगत भारत में काम कैसे करता है। असली चीज़ जब आपको धक्का जब लगेगा कहीं से, तब आपको समझ में आता है कि एक विचारधारा होती है, उस विचारधारा से निकले हुए प्रोफेसर होते हैं जो उसी विचारधारा की बात आपको पढ़ाए होते हैं। और फिर जब आप उनसे कहने जाते हो कि सर इंटरव्यू है, इंटरव्यू में देख लीजिए सब कुछ चल रहा है, और फिर जब उनके ऊपर, उन प्रोफेसरों के ऊपर, विचारधारा के ऊपर जा दिया जाती है, तो वहाँ आपका पत्ता काट दिया जाता है। ये शैक्षिक जातिवाद है जिसको हम लोग बार बार एकेडमिक जगत में कुछ प्रभावशाली और जिन्हें आप सामंती जातियाँ बोलते हैं, उनका हस्तक्षेप दबदबा यहाँ ज़्यादा है। तो इस वजह से हम लोग उसको एक शब्दावली देते हैं कि खासकर मनुवाद कह देते हैं वो शब्दावली, क्योंकि उनका दबदबा उस क्षेत्र में ज़्यादा है, जाहिर है। तो ये चीज़ है कि जब आपको चोट लगती है तब आप उस चीज़ को बेहतर जानते हैं और फिर कैसे कैसे काम हो रहा है। और अब इस पर मैंने तो बहुत आर्टिकल लिख चुका हूँ बराबर। प्रतिभाओं की कब्रगाह बनते विश्वविद्यालय दिसंबर 23 में लिखा था। इसी दिसंबर महीने में लास्ट में
सरस्वती शिशु मंदिर बनते विश्वविद्यालय, ये उनकी टीबी का कट्टीमन्नी की पुस्तक है जंगली कुलपति की कथा, उसकी रिव्यू में मैंने ये शीर्षक दिया था। और उन्होंने बाकायदे अमरकंटक विश्वविद्यालय में जो मध्य प्रदेश में है उसकी नियुक्तियों में बाकायदे लिखा भी है कि भारतीय शिक्षण मंडल जो आरएसएस का एक संगठन है, किस तरह उनका दखल है, किस तरह मुकुल कानिटकर उनको एनईपी 2020 में लाते हैं और किस तरह एनईपी 2020 को प्राइवेट निजीकरण के हाथों में झोंका जा रहा है। और उसी का उनको परिणाम मिला कि उनको दूसरी जगह वाइस चांसलर बना दिया गया। तो आप देखेंगे कि किस तरह बारगेनिंग हो रही है, मतलब दलाली, कि आप हमको पद दीजिए, हम इस देश का कबाड़ा कर देंगे, पढ़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, कुछ स्वतंत्र चिंतन करने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक अनुभव है। इसके बाद बराबर एनएफएस के केस आए। भाई अगर एनएफएस का करना है करिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप बताइए ना कि एनएफएस होने वाले कितने कैंडिडेट हैं, किन किन संस्थानों को पढ़े हुए हैं, किन किन प्रोफेसरों ने उन्हें रिसर्च कराया है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है तय करने की और फिर उनकी वेतन क्यों आप दी जाए? जब एक प्रोफेसर एक योग्य स्कॉलर नहीं पैदा कर पा रहा है तो फिर वो वेतन किस काम का ले रहा है? ये बेसिक सवाल है। आज नहीं तो कल ये उठेंगे। अब जैसे हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को शुरू से मानवता पढ़ाई जाती है, पूरे साहित्य के केंद्र में, खासकर हिंदी साहित्य और इंग्लिश साहित्य दोनों साहित्य के केंद्र में, और किसी भी भाषा का साहित्य हो उसके केंद्र में मानवता है। चूँकि जो लेखन होता है वो दर्द से कराह के उठता होगा, और पंत के यहाँ लाइन भी आ से उपजा होगा गान। तो ये जो बात है कि मैं बार बार कहता हूँ कि जब एक ईमानदार इंटेलेक्चुअल स्कॉलर का आप चयन नहीं करते हो, सीट एनएफएस करते हो, तो आपको साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जिन साहित्यकारों को पढ़ के हम लोग बिगड़े हैं, अगर उनकी शब्दावली में हम फिट नहीं हो रहे, हम बिगड़े हैं, तो भाई क्यों पढ़ा रहे हो उनको? फिर नागार्जुन को क्यों पढ़ा रहे हो आप? मुक्तिबोध को क्यों पढ़ा रहे हो आप? मत पढ़ाइए फिर। वही लोग तो हमें बिगाड़े हैं। 30 साल की अवस्था हो गई है और 10 साल से ज़्यादा विश्वविद्यालय, 2010-14 साल का विश्वविद्यालय जीवन हो चुका है, और 14 साल हमने उनको विश्वविद्यालय में पढ़ा है रहते हुए, और उसके बाद इंटर से, हाई स्कूल से, बचपन से हम लोगों का हिंदी साहित्य में ही गुजरा है। इसके बाद भी आप तैयार नहीं कर पा रहे हो तो किस काम के आप प्रोफेसर हो? किस काम की एक्सपर्ट कमेटी है या किस काम का शिक्षा मंत्रालय है? काम तो करना चाहिए ना, आपको ये देखना चाहिए। और हमेशा क्या यहाँ के इंटरव्यू कल्चर क्या है, वो पुराना है पूरा। एक किस्सा मैं सुना रहा हूँ, निर्मला जैन की ज़माने में हम किताब है, वो किताब मैं बहुत पहले पढ़ा था, और उन्होंने नागेंद्र ने दिल्ली में किस तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में नियुक्तियाँ की वो उसकी पूरी पोल खोलती है। पर अभी लेटेस्ट दिल्ली विश्वविद्यालय से रिटायर प्रोफेसर कर्ण सिंह चौहान, उनका एक आर्टिकल था लाहक पत्रिका में, हिंदी विभाग की मनसबदारियाँ, उन्होंने बाकायदे लिखा। उन्होंने बाद में नामवर सिंह तक आए, वो उन्होंने बाकायदे लिखा कि नगेंद्र के खिलाफ देश में आंदोलन हुआ। नगेंद्र इंग्लिश विभाग में ड्यूक किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, किसी राष्ट्र कप के कहने से दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आए, बाकायदे बायोडाटा हो, मेंशन है सब। तो वो हिंदी विभाग में जब राष्ट्र कवि के कहने पे आए, तो फिर जब उनका सिक्का चला, जब तक उनका सिक्का चला तब तक नामवर सिंह दिल्ली में कहीं टिक नहीं पाए, भटिंडा गए। उसके बाद जन हुआ जब नागेंद्र का सूर्योदय यहाँ से अस्त हो चुका था। तो हमें ये सीख लेने की ज़रूरत है। अगर मैं खुद सोचता हूँ कि अगर ये सारी किताबें मैं पहले पढ़ गया होता पीएचडी करने से पहले, तो शायद इधर ही इतना समय नहीं बर्बाद करता। और आप सोचिए कि इस देश में यूजीसी की फेलोशिप, पीडीएफ की फेलोशिप 2020 के बाद बंद है, 4 साल से फेलोशिप नहीं आई है। आप सोचिए कि 4 साल से अगर 250 का एवरेज लगाइए, 1000 बच्चों का आपने भविष्य बर्बाद किया कि नहीं? जो 1000 किताबें लिखी जाती थी मानवता को लेके, साहित्य को लेके, समझ को लेके, वो नहीं। अब पीडीएफ कौन संस्था देती है? आईसीएसआर देती है। कॉन्सेप्ट क्या है? आप चेक करिए, 250 स्कॉलर इस बार में भी मिले होंगे। क्या किसी एक का आर्टिकल ऐसा होगा या किसी एक का टॉपिक ऐसा होगा कि जो कोविड महामारी आई है और उस दौरान जो साहित्य लेखन हुआ है उसका मानसिक असर क्या है? हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ पे साहित्यिक माध्यम से या क्रिटिकल माध्यम से कोई काम होता है? नहीं होता है। ये बहुत दिक्कत वाला बात है। कोई प्रोफेसर तैयार नहीं होगा। पूरा 80 के बाद लगातार एकेडमिक भ्रष्टाचार पे लिखा जा रहा है। कोई आज, चाहे मैं लिख रहा हूँ, चाहे आप उस पर बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है, कोई नई किताब आ रही है, तो उनका नया काम नहीं है। नया काम बस इस सेंस में है कि जो बात 45 साल वेतन लेने के बाद एक प्रोफेसर रिटायर होने के बाद, 45 साल वेतन लेने के बाद रिटायर होकर पेंशन लेते हुए एक प्रोफेसर, चाहे निर्मला जैन हो, चाहे कुमार पंकज बीएचयू वाले हों, रंजीत सिंह सही जो लिखते हैं, तो वो जो लिख रहे हैं वो काम आज का स्कॉलर निडर होके कर रहा है 32-34 साल की अवस्था में। वो इसलिए नया है बस। और ये बात उनको चुभती है कि जो रिटायर होने के बाद नहीं बोल पाते, ये लोग सिस्टम में आने से पहले ही बोल रहे हैं। क्योंकि जब तक ये सिस्टम पारदर्शी नहीं होगा सबके लिए, कभी सबके लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता।
अच्छा, आपने जातिवाद को आजमगढ़ के गांव में भी देखा, आजमगढ़ में भी देखा, और आप यूनिवर्सिटी में भी देख रहे हैं कि अगर आपकी बातों को ही मैं उधार लूँ कि एक कब्रगाह बन रही है बहुजन जो छात्र हैं, बहुजन जो स्कॉलर्स हैं। तो दोनों अगर जगहों पे आप जाएं तो एक जगह जो है उसको माना जाता है कि वो ट्रेडिशनल जगह है, वहाँ पे नॉलेज नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, दकियानूस लोग हैं। और एक जगह जो है बहुत ही पढ़ी लिखी जगह है, बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। तो दोनों जगह पे जो भेदभाव हो रहा है, आप कैसे दोनों को आप उसके बीच में अगर कंपैरिजन करेंगे, कौन ज़्यादा खतरनाक है? अब इन दोनों का स्वरूप अलग अलग है। जैसे आप साहित्यिक लहजे में बात करूं तो चौथीराम यादव मुरैया आत्मकथा का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि जब तमाम दलित साहित्य के लेखकों और आलोचकों ने ये कहा कि मुरैया का स्तर ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन की तरह नहीं है, तो उनकी इस पर टिप्पणी सबसे मौजूद मुझे इसलिए लगी कि उन्होंने कहा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और सामंती और ये राजनीतिक संगठन एकदम अलग है पूर्वी उत्तर प्रदेश से। ठीक, तो अब पश्चिम क्या है कि सामंत, जमींदार और खेतों की संख्या लोगों के पास ज़्यादा है, थोड़ा सा एरिया बड़ा है, यहाँ सघन आबादी है पूर्वांचल में। तो इन दोनों में जो पैटर्न है, इसी वजह से आप देखेंगे जो मुरैया आत्मकथा उसका स्वरूप नम है। तो हम जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं आजमगढ़ से, तो वहाँ क्या है कि ऐसा मैं नहीं इग्नोर नहीं कर सकता कि वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है, वहाँ जाति भेदभाव नहीं होता या नहीं होता है। एक मानसिकता होती है लोगों की गाँव में, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कथन है कि हर एक जाति अपने से छोटी एक नीची एक जाति ढूंढ लेती है। तो हम हर ये पूर्वांचल में बेसिकली क्या होता है कि ये बोल दिया जाता है हर एक ओबीसी की जातियों में कि फलाने जात उनसे नीची है, अब फलाने छोट जाते हैं, फलाने बड़ी जात है। तो ये एक तरह से, लेकिन फिर भी वहाँ ये गलीमत है कि जो मजदूर हैं, जिसके पास कम खेत है, जिसके पास 5 बीघा खेत है और जिसके पास 5 बिस्सा खेत है, वो 5 बिस्सा वाले के पास जाएगा, क्योंकि वो 5 बिस्सा में उसका जीवन बसर नहीं हो सकता, वो उससे मजदूरी कराने के लिए जाएगा। तो ये एक संबंध है कि मतलब जो एक प्रेम, मतलब वो वाला मजदूरी वाला संबंध है, ये सामंती जमींदार का संबंध नहीं है पूर्वांचल में। हाँ, लेकिन जिनके पास 50 बीघा खेत है, वो एक जैसे इनके तुलसीराम जी के वो फादर थे हरवाहा, तो वो जो है कि एक जिनके पास 50 बीघा खेत है, वो अपने किसी गांव में 1-2 लोगों को, चाहे दलित को चाहे पिछड़ी जातियों में से किसी को रखे हुए हैं कि वो उनके घर का सारा कामकाज करेगा, ट्रैक्टर चलाएगा, उस तरह का। तो ये जो पश्चिमी का शोषण है, गाली गलौज वाला, मारपीट वाला और अनर्गल अत्याचार वाला, वो पूर्वांचल में काफ़ी हद तक कम है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक जैसे हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं ना ज्ञान जी, कि हम हिस्ट्री को क्या होता है उसको एक क्रम के सेंस में देखते हैं कि ये जो सोशियोलॉजी में आप देखेंगे ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है वो ज़्यादा रिप्रेसिव है, और मॉडर्न सोसाइटी जो है, जो एजुकेटेड सोसाइटी, वहाँ लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। तो अगर इस आधार से अगर आप देखें तो मैं ये कह रहा हूँ कि गांव के अंदर में तो जात पात जो है, हम भी बिहार के एक गांव से हम आ रहे हैं, तो हमने भी देखा। तो हमें ये लगता है कि दिल्ली चलेंगे, वहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो कोट और टाई में रहते हैं, तो वो कम से कम जातिवाद नहीं करेंगे क्योंकि वो पढ़ लिख चुके हैं। लेकिन जब हम लोग आते हैं, दिल्ली के अंदर में आते हैं, और वहाँ पे जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो क्लास के अंदर में जाके ज्ञान जो है ना, ज्ञान की बातें करते हैं, मानवता की बातें करते हैं क्लास के अंदर में, लेकिन जब वही रिक्रूटमेंट की बात आती है, किसी को आगे करना होता है, किसी को पीछे करना होता है, तो अपनी जाति के ऊपर आ जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि दोनों जगह पे अलग अलग भेदभाव हैं। आपको क्या लगता है कि दोनों भेदभाव का एहसास कैसा है? अगर एक शब्द में कहा जाए तो जो गांव का भेदभाव है, हाँ, वो बहुत हद तक, अगर आप शारीरिक रूप से ताकतवर हैं तो आपको गाली दे के बदतमीजी पूर्वक टाल दिया जाएगा। हाँ। अगर आप कमजोर हुए तो आपके ऊपर थप्पड़ भी पड़ जाएंगे। अच्छा, मैंने गाली दे दिया, हाँ, मार दिया, ठीक जी, जी, मतलब हाँ, वो ये दिखने वाला है जी। ये गांव का हो गया। पर शहर में जो है, यूनिवर्सिटी की बात, हाँ, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, जो शहर की सोसाइटी है उनमें जो यूनिवर्सिटियाँ, वहाँ आपको दिखेगा नहीं वहाँ आपका शोषण हो रहा है। हाँ। पर वहाँ अगर ये दिख गया कि आप में प्रतिभा है जी, तो आपको मतलब रोज टार्चर किया जाएगा, और आप पता नहीं सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल के टार्चर से आपको गुजरना पड़ेगा। अभी मैं उर्मिलेश की संस्मरण पढ़ रहा था, गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल, गोरख पांडे के संदर्भ में उन्होंने ऐसा ही जिक्र किया है जैसे आप पहले भी बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा है कि गोरख पांडे काफ़ी अच्छे स्कॉलर रहे हैं यहाँ इस कैंपस के, जेएनयू के। जी जी जी।
इसके बाद उनका जो अंतिम कार्य था, जब उन्होंने सुसाइड किया, लास्ट समय पिछले 1 साल में उनसे लोग मिलना कम कर दिए, बातचीत करना कम कर दिए। जो उनका संगठन था वो भी उस तरह मदद नहीं किया जिस तरह कर सकता था। काफ़ी हद तक मदद किया, अस्पताल भी ले गए, लेकिन वो चाह रहे थे कि कुछ और हद तक मदद लोग करें पीछे से। तो आप ये मैंने महसूस किया है कि जो यूनिवर्सिटी में आके मैं कि पिछले 10 साल में तो मुझे अच्छी तरह ये आभास हो चुका है कि ये कैंपस, जैसे मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था एमए में भी, तो मैं बार बार अपने दोस्तों से कहता था कि विश्वविद्यालय में 19-20 टीचर हैं, 5-6 लोग अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ाते। ये बात कई लोग प्रोफेसर को उस समय बुरा लगी, वो इसी वजह से नहीं होता एडमिशन, और क्या वजह कारण होती है जो आप खुल के बोल देते हैं, ठीक। लेकिन अब ये दावे के साथ कहना पड़ जाता है कि जिस तरह DU में 5,000 लोगों का चयन हुआ, भाई DU 10,000 प्रोफेसरों की संस्था है और लगभग 1706 प्रोफेसर, आंकड़ों के आधार पर मैं बता रहा हूँ, 1700 के आसपास प्रोफेसर DU के विभागों में हैं। 86 विभाग हैं, 91 कॉलेज हैं DU में। उन 1706 प्रोफेसरों में क्या आप बता सकते हैं कि 50 प्रोफेसरों की पहचान इंडिया लेवल पे है, पैन इंडिया लेवल पे? तो मैंने आप ये कह रहे हैं कि जो आरएसएस और जो सरकार के आगे पीछे करने वाले लोग हैं उन्हीं को भर दिया गया है। वो तो इस चयन में दिखा है बार बार। और उनका संगठन, भाजपा का शिक्षक संगठन और BSM की सदस्यता जो लिए हैं, और RSS की जो सदस्यता लिए हैं, और भाजपा का शिक्षक संगठन दिल्ली यूनिवर्सिटी का NDTF, वो बार बार कहता है कि सारी चयन हमने करवाए हैं, बिना हमारे कैडर के कोई चयन ही नहीं हुआ। मतलब वो खुद क्रेडिट लेते हैं। भाई इसमें क्या, उनका प्रेसिडेंट कहता है, उनका वो सब कहते हैं, सारे नेता उनके कहते हैं। तो आप ये जो आप कह रहे हैं कि वो एक पीछे से, मैंने आपको बताया एक उदाहरण की कटिंग आप ये कह रहे थे कि जितना भी रिक्रूटमेंट हुआ, इतने सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें आप कह रहे हैं कि 50 भी ऐसे काबिल लोग नहीं है जिनकी कोई पहचान हो उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। भाई काबिल की पहचान कैसे होती है? आप दैनिक भास्कर अखबार पढ़िए, या इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, या हिंदू पढ़िए, या कोई अमर उजाला अखबार पढ़िए, कोई अच्छा अखबार पढ़िए जो आता हो, या जनसत्ता पढ़िए, राष्ट्रीय सहारा पढ़िए, एडिटोरियल पेज देखिए, किस यूनिवर्सिटी के लोगों का आर्टिकल आते हैं, बताइए ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन सा प्रोफेसर लिखता है, उसमें कितने लोग लिखते हैं? संख्या उनकी कम मिल जाएगी। अभी मैं पढ़ रहा था अमेरिका के, यहाँ के लोग यहाँ है नहीं, तो अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किसी का आर्टिकल आएगा तो किसी का ऑक्सफोर्ड से आएगा। भाई आप अपने देश में 140 करोड़ आबादी है, अगर एक जेन्युइन सवाल पूछा जाए, 140 करोड़ की आबादी वाला देश 140 लेखकों को जिंदा नहीं रख सकता है। आज हालत है इस देश का। अच्छा। आप बताइए ना कि कौन इस देश में जो विशुद्ध लेखक हो, पत्रकारिता के पेशे से ना जुड़ा हो, जिसकी इनकम का कोई स्रोत ना हो, जो केवल किताबों की रॉयल्टी के आधार पर जीता हो। आज के ज़माने में इस देश में मुश्किल से 5 लेखक भी ऐसे नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आप बातचीत से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ज्ञान जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में और दीगर यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी बहुजन विरोधी, छात्र विरोधी जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उसको बहुत बारीकी से देख भी रहे हैं, उस पर लिख भी रहे हैं, और उसकी वजह से इनको प्रताड़ित भी किया जा रहा है। और ये दिन रात पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। आप इनके सोशल मीडिया वॉल पर भी जाके आप देख सकते हैं। इसलिए इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मैं आपको रोकूंगा ज्ञान जी। आपने कहा कि गांव के अंदर में जो भेदभाव होता है, वो गाली दे दिए, मारपीट कर दिए, तो वो दिखता है आपको। और जब यूनिवर्सिटी के अंदर में आप आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पे बात कही थी, फिर हम लोग कहीं और थोड़े से भटक गए। वहाँ पे आपने बात कही थी कि अगर बहुजन समाज में कोई प्रतिभाशाली कोई छात्र है, अगर उसकी पहचान टीचरों ने कर दी, सामंती टीचरों ने, ब्राह्मणवादी टीचरों ने कर दी, तो उसकी खैर नहीं है। यहाँ से ज़रा थोड़ी अपनी बात को और आगे बढ़ाइए। यहाँ से बात तो मैं आगे बढ़ा ही रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो एक तो शारीरिक शोषण तुरंत दिखता है। शारीरिक शोषण तुरंत दिखता है, मेंटल टॉर्चर या मानसिक शोषण नहीं दिखता है। अब किस लेवल तक, किस हद तक, किस माध्यम से होगा, वो उसके स्रोत डायरेक्ट नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वो चलता रहता है। अब जो आप बात कर रहे हैं वो फैक्ट के साथ मैं बात करूँ तो गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल, जो उर्मिलेस की किताब है, 1900 जब वो पढ़ रहे थे 78 से 83 के बीच, उस दौरान की बात है। उनके सुपरवाइजर केदारनाथ सिंह थे JNU के। तो उनको एक क्लर्क बुलाता है केबिन में, नामवर सिंह यहाँ अध्यक्ष थे, और वो जाते हैं तो उर्मिलेस सिंह उस समय डॉक्यूमेंट में लिखते थे। तो उनसे पूछा, नामवर सिंह ने उनसे कहा कि पूछिए केदारनाथ सिंह जी। तो केदारनाथ सिंह जी उनसे पूछे कि आप सिंह कौन से वाले हैं, मतलब सिंह हमारे वाले सिंह हैं या अलग सिंह हैं। तो वो सिंह से जाहिर सी बात है कि वो जानना चाह रहे थे कि सिंह से आप ठाकुर हैं कि या अलग हैं। तो उन्होंने उस दिन अपनी जाति बताई, और वो सिंह नहीं थे,
ठाकुर नहीं थे। उसके बाद वो इंटरव्यू देने जाते हैं उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी में, और वहाँ यहीं से कोई परिचित पैनल गया था, उन्होंने बाकायदा लिखा है, वहाँ उनका चयन नहीं होता और अंत में उनको हार मान के, उनका शोध कार्य राहुल सांकृत्यायन पे रहा है, तो उन्होंने हार मान के पत्रकारिता को पेशा चुना। तो ये जो शोषण है इसकी एक लंबी, आप देखें ना कि वो उस जमाने में आरक्षण उस समय नहीं था, ओबीसी आरक्षण नहीं था। जी जी जी। इसीलिए मैं बार बार सवाल उठाता हूँ, खासकर जिनको इस देश के किसी भी विश्वविद्यालयों में नामवर सिंह और मैनेजर पांडे जाके नियुक्त किए हैं, चाहे वो इनके स्कॉलर रहे हों या चाहे इनके दोस्तों के स्कॉलर रहे हों, वो लोग जरूर जाहिर सी बात है तिलमिला उठते हैं मेरे सवाल पे। मैं 2005 की बीएचओ की नियुक्ति पे जब सवाल उठाया था, नामवर सिंह वहाँ एक्सपर्ट बन के गए थे, उस ग्रुप में पूरा तहलका मच चुका था। आज के 16 या 17 में मैंने लिखा था फेसबुक पे। तो ये सब तिलमिला जाते हैं भाई। ये सवाल बनेगा और ये मैं नहीं पूछूंगा तो आज के 4 साल बाद पूछा जाएगा, जब ओबीसी आरक्षण नहीं था, नामवर सिंह मैनेजर पांडे एज ए एक्सपर्ट बन के जा रहे थे, कितने पिछड़ों या कितने दलितों पिछड़ों का चयन, दलितों आरक्षण तो उसमें एससी आरक्षण था, पिछड़ों का चयन जो है वो देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में किए। जेएनयू और डीयू जैसी संस्था में ओबीसी सीट पे उस समय कोई प्रोफेसर दिखता नहीं ओबीसी का। तो आप ये कह रहे हैं कि जो हालिया रिपोर्ट भी जो सामने आ रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण जो कि 27% दिया गया है, ओबीसी समाज की आबादी जो है 50% से भी ज़्यादा है, उस समाज के प्रोफेसर जो हैं, कुछ 6 महीने पहले या साल भर पहले एक रिपोर्ट आई थी, खुद सरकार ने पार्लियामेंट में बात कही थी कि 4% के करीब में प्रोफेसर्स हैं ओबीसी सब समुदाय के। आप आईआईटी देख लीजिए, आईआईएम देख लीजिए, तो वहाँ पर भी बहुत भयानक तरीके से भेदभाव हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो भेदभाव जो आज के दौर में जो हिंदुत्व की पार्टियां जो कर रही है, ये इसका सिलसिला बहुत पहले से जो तथाकथित वामपंथी जो टीचर हैं, जो वामपंथी संगठन है, इन लोगों ने उसकी नींव रख दी थी और इन लोगों ने कभी भी ईमानदारी से बहुजनों को यूनिवर्सिटी में लाने के लिए कभी कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उनके साथ भेदभाव किया। यही बात तो मैं कह रहा हूँ, और ये चीज़ आप पहले भी बोल दिए जी कि जो शिक्षा दो धाली तलवार है जी। और जो सामंती मिजाज की दबंग जातियां हैं, पढ़ी लिखी जातियां हैं, वो शिक्षा पाने पे कैसा काम करेगी जी। और जो हाशिए का तबका वो शिक्षा पाने के बाद कैसा काम करेगा, ये वहीं आपका कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो जाता है जी। तो आप जो मैं कह रहा हूँ कि वो यही है कि सामंती मिजाज के जो लोग को वामपंथी विचारधारा को सर्वाइव किए, उस समय प्रतिनिधित्व किए कांग्रेस की सरकारों में, उन्होंने क्या कारण था भाई, मैं तो सवाल करूंगा ना, क्या कारण था? को लोग, वो जाहिर सी बात है कि उनमें कोई था अंदर से, उन्होंने किया भेदभाव, तो उन्होंने एक नींव रखी। और आज मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में 56 या 58 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। क्या इस देश में 60 स्कॉलर ऐसा नहीं पैदा है कि जो हर एक यूनिवर्सिटी के सिस्टम के खिलाफ लिखे कुछ? भाई जब तक यूनिवर्सिटी की अमानवीयता पे, क्रूरता पे और एक्सटॉर्शन पे नहीं लिखा जाएगा, तब तक प्रोफेसरों को समझ में नहीं आएगा कि वो कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है बाहर, हमारी इमेज बाहर क्या जा रही है। हिंदी विभाग के प्रोफेसर 35 साल पढ़ाने के बाद रिटायर हो जाते हैं, और वो जो हमारे हिंदी के साहित्यकार 1960, 70, 80 तक जो वेतन नहीं लेते कहीं से, जो केवल किताबों की रॉयल्टी जीते हैं, जो वो मानवतावाद स्थापित करते हैं और जो एक वेतन लेने की बात करते हैं, क्यों नहीं कर पाते? दोनों में तो कोई जरा सा साम्य नहीं है। आप बताइए कि हिंदी विभाग जो है वो कह रहा है कि वो ये ज़बान राष्ट्रीय ज़बान है, ये सबकी ज़बान है, लेकिन वहाँ पे बहुजनों के साथ, ओबीसी के साथ, दलित आदिवासी के साथ आपको लगता है कि उनको बराबरी दी जाती है, उनके साथ समता के साथ सुलूक किया जाता है? मैंने तो इस पर काफ़ी लिखा और बता भी दिया हूँ कि बराबरी कहाँ दी जाएगी भाई। जब आपकी विचारधारा के ऊपर, आप मान लीजिए किसी भी जात के, नो डाउट बहुत ईमानदार प्रोफेसर है, पर आपकी एक विचारधारा है साहित्य जगत में आने के बाद, एकेडमिक जगत में आने के बाद, जब आप उस विचारधारा के आधार पे, जब आपके हाथ में अधिकार जाता है कि आप किसी को डायरेक्ट लाभ पहुंचा सकते हैं, तो आपके साथ कि मान लीजिए उसी विचारधारा का दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पसमानदा कैटेगरी उसमें ऐड कर लीजिए, और पिछड़े समाज के लोग वहाँ हैं आपके साथ, पर आपको पता है कि ये सीट एक ही है और कैटेगराइज वो उस पर आरक्षण लागू नहीं हो रहा है, फिर वहाँ आप तय करेंगे कि नहीं भाई मैं जिस जात का हूँ वो जात आनी चाहिए, यानी विचारधारा के ऊपर जाति हावी हो गई। जाहिर सी बात है। तो ये जो संबंध है ना जाति का और विचारधारा का, और जो आपके मन का संबंध होता है, अंतर प्रियोरिटी का जो संबंध होता है ना, वो बड़ा खतरनाक है। वही इस देश को धीरे धीरे पीछे ले जाता जा रहा है।
अभी जैसे मैं आपको जो बता रहा हूँ कि हिंदी जो राजभाषा राष्ट्रभाषा वगैरह है ही, राष्ट्रभाषा इसलिए कि 10 राज्यों में बोली जाती है, बहुत सारे राज्य आज भी इसके विरोध करते हैं, को नहीं अडॉप्ट किए हैं, ठीक। तो लेकिन आप सोचिए कि हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में बता रहा हूँ कि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के आज़ादी के 70-72 साल बाद जो भी चल रहा है आज़ादी का अमृतकाल, इतने समय बाद पहली सीट ओबीसी कैटेगरी में आती है प्रोफेसर की, पहली सीट आती है एसोसिएट प्रोफेसर की, उसको एनएफएस कर दिया जाता है। ऐसा भी नहीं कि उस सीट पे स्कॉलर नहीं आए, अच्छे स्कॉलर नहीं आए, स्कॉलर अच्छे आए, उनकी संख्या ज़्यादा रही। ओबीसी सीट पे प्रोफेसर पद पे इंटरव्यू देने वालों का काल यूआर सीट पे भी हुआ था, एसोसिएट प्रोफेसर पे भी इंटरव्यू देने वालों का काल यूआर पद पे भी हुआ था, लेकिन उनकी सीट एनएफएस की गई। और ये साजिश है। मैं बार बार कहता हूँ कि एक साजिश के तहत आपको उन पदों से जाने तक रोक दिया जा रहा है कि जहाँ से आप पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन सकें। और यही बात मैं पहले भी जाके कर रहा हूँ सवाल कि वामपंथियों का, क्योंकि उन्होंने भी पॉलिसी मेकिंग में हिस्सादारी बहुजनों को कहाँ दिए थे, नहीं दिए थे। वही पॉलिसी मेकिंग का सिस्टम है कि आज आप फांसी पे समाज गया। अगर वो लोग थोड़ा सा भी न्यूट्रल रहे होते, पॉलिसी मेकिंग में हिस्सेदारी दिए होते, तो आज अगर उस नामवर या मैनेजर पांडे द्वारा नियुक्त किए गए लोग अगर आज इस देश की कमेटियों में होते, तो शायद बहुजन समाज का जो तबका अब आरक्षण लेके आया है उसको थोड़ा सा लाभ मिलता। अच्छा ज्ञान जी, हाँ। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई बार इंटरव्यू देने गया था, अब तो मैं नहीं जाता। मेरे साथ भी बहुत बुरा सलूक किया गया, बदतमीजी की गई है ना, और कुछ फायदा होता नहीं है। मेरे अनुभव है, और शायद आप भी इसके साथ अपनी रजामंदी जाहिर करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैं देखता हूँ कि विचारधारा के स्तर पे हम देखते हैं कि लोग बटे होते हैं, लेकिन जहाँ कास्ट की बात आती है, जहाँ जाति की बात आती है, तो वहाँ विचारधारा को भूल जाते हैं। और हम देखते हैं कि एक दक्षिणपंथी ऊंची जाति का जो प्रोफेसर है और एक तथाकथित वामपंथी ऊंची जाति का जो प्रोफेसर है, वो दोनों के साथ फ़ोन पे बात करता है और सेटिंग करके एक कैंडिडेट को उसके रिजिम में फिट करा लेता है, और उसकी सत्ता जो आती है तो इसका काम हो जाता है। तो ये जो विचारधारा के ऊपर जो ये प्रोफेसरों के बीच में, जो ऊंची जाति के प्रोफेसरों के बीच में एक जो जाति का जो मतलब गठजोड़ है, इसके ऊपर में कुछ आप बताइए। ये तो जाहिर है ना, ये जो संबंध है जाहिर संबंध। आज जो लोग कमेटी में हैं और जो लोग इंटरव्यू में जा रहे हैं, जो हर जगह की कमेटी में, वो किस सरकार में नौकरी पाए हैं? उनकी नौकरी कांग्रेस सरकार में रही है ना। किसकी सिफारिश पे रही है? लेफ्ट संगठनों की सिफारिश पे रही है, वामपंथी आइडियोलॉजी की सिफारिश पे रही है। और आज उसी वामपंथी आइडियोलॉजी को जो लड़के ग्रहण किए हैं या जो उस आइडियोलॉजी से थोड़ा सा सहमत हैं, थोड़ा सा असहमत हैं और कुछ अपना नया सोच रहे हैं इस मानवता के हित में, जो वो लोग नहीं सोच पाए हैं, क्योंकि खामियां हर किसी में रही, हर विचारधारा में रही है। तो जो अपना मौलिक चिंतन करते हैं उनको मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप किसी एक विचारधारा को हूबहू ग्रहण कर लिए, ऑब्जर्व कर लिया, अपने भीतर समाहित कर लिया और उसी जैसा दिखना लिए, तो आपका चयन हो जाएगा। पर आप उसमें कमियां निकाल के या थोड़ा सा उसको आगे ले जाना चाहे या अपनी वहाँ दृष्टि देना चाहें, तो फिर सब मिलके आपको काटेंगे, चाहे वो लेफ्ट हो। विचारधारा ग्रहण की बात नहीं है। मुझे लगता है कि जो प्रोफेसर ने जो बातें कही हैं, जो लकीर खींच दी हैं, अगर ये गुलाम की तरह, अगर स्लेव की तरह अगर उस नैरेटिव को आप आगे बढ़ाते हैं और उनके आगे पीछे आप करते हैं, तो आपकी तो नौकरी हो जाएगी। लेकिन अगर उस नैरेटिव को अगर आपने क्वेश्चंस किया है, कुछ नया सोच रहे हैं, तो फिर वो आपको टारगेट करके आपको बाहर कर देंगे। क्या ये बात सही है? नहीं, ये तो चल ही रहा है, ये जग जाहिर है, ये चल रहा है। इसमें वो बाकायदे टारगेट करते हैं, फ़ोन करके कई जगह मना किया जाता है कि फला फला कैंडिडेट का चयन ना करो। हाँ, तो वो चलता रहता है। आप और दूसरी बात, आज के ज़माने में सोशल मीडिया वगैरह तमाम हाईलाइट हैं, तो हर किसी का लेखा सार्वजनिक है जी। तो आप तो डिनाई नहीं कर सकते जो आपने लिखा है, तो हर जगह आपके स्क्रीनशॉट पहुंच जाते हैं। डीयू में बहुत सारे लड़के एडहाक थे, जेएनयू से पढ़े लिखे थे, और जो 2018 से भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक संगठन दिल्ली विश्वविद्यालय की सदस्यता लिए थे, आरएसएस की शाखाओं में उछल कूद कर रहे थे, लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रचार कर रहे थे, उन लोगों का चयन भाजपा की सरकार में सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि उनका स्क्रीनशॉट एंड टाइम पे कमेटी को दिखा दिया गया, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो आप सोचिए कि कितना खतरनाक है कि एक पार्टी आपको गुलामों की तरह, जिसकी आप विचारधारा से सहमत नहीं है, पर आप अपनी जीविका चलाने के लिए पिछले 5-6 साल उसको दे रहे हैं अपने जीवन का कीमती समय। उतना आप शायद लेखन में दिए होते तो शायद आपकी 2-3 किताबें आ जाती। सत्ता में अगर आप देखें, पॉलिटिक्स में देखें,
तो बहुजनों का जो से है, जो बहुजनों का स्टेक है, वो कुछ सालों में बढ़ा है। कुछ लोग उनके एमए, एमएलए, एमपी भी जीत के आए हैं, कुछ चीफ मिनिस्टर भी हुए हैं। तो उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती, या उनके तरफ से क्यों नहीं जोर लगाया जाता है कि उनके समाज के जो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वो भी थोड़ा उनके साथ खड़े हों। हिस्सेदारी जो आप कह रहे हैं उसमें दो चीज़ करेक्ट मैं कर रहा हूँ जी। हिस्सेदारी बढ़ रही थी, एक दौर था 78 के बाद, लगभग 2014 से पहले तक के चुनाव में, 2009 तक, 78 के बाद। और ख़ासकर अगर देखा जाए तो जो लोकसभा चुनाव 1999 से हुआ है, उसके बाद 2009 तक, उस 10 साल के पीरियड में लोकसभा के आंकड़ों के आधार पर बात की जाए तो पिछड़े वर्ग के एमपी की संख्या बढ़ी है, नो डाउट। लेकिन 2014 से 14 के इलेक्शन और 19 के इलेक्शन में लगातार घटी हुई है, ये भी आप देखें। नहीं, इस बात को मैं मान रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल फील्ड में अगर आप जाएं तो उनकी कम से कम उनकी हिस्सेदारी दिख रही है, भले कम हो या उतनी ताकतवर ना हो। लेकिन एकेडमिक्स में जाइए, मीडिया में जाइए, बिजनेस में जाइए, तो वहाँ पे देख रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं है। तो कम से कम राजनीतिक तौर पे भी जो लोग पार्लियामेंट जा रहे हैं या जो लोग एक पोजीशंस में, उनके अंदर में दर्द क्यों नहीं होता है? ज्ञान जी जिस तरह से परेशान है और आपके जैसे जो छात्र हैं परेशान है कि भाई हमारे बच्चों को भी आप हक दो, इस तरह से आप अन्याय नहीं कर सकते हो। राजनीतिक दलों का जो अपना विचार होता है और हर नेता का अपना काम करने की शैली होती है, लेकिन जो हाशिए के समाज से आने वाले एमपी एमएलए हैं, उनके इंटरेस्ट का दायरा कुछ और होता है। उनकी अब जो आ रहे हैं पिछले का, अगर इसमें ना हर एक चीज़ का फेज वाइज मूल्यांकन करने में थोड़ा आसानी होती है। जैसे 50 से लेके 78 तक का, जो 78 के बाद जनता दल की वजह से जो राजनीति का उभार हुआ है, और जो अब ये 2014 के बाद राजनीति का उधार हो रहा है, उसमें बहुत अंतर है। 2014 के रोस्टर आंदोलन में जो 13 पॉइंट रोस्टर था, उसने साफ साफ दिखाया है कि भाई बीजेपी एमपी कहाँ जो थे वो साथ नहीं दे रहे थे, उन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो चाहे दलित हो चाहे पिछड़े हो। क्या मतलब, अगर जो आप बात कर रहे हैं अगर उन नेताओं में इतनी वो समझ होती तो ओबीसी का तो कोई पार्लियामेंट में वो आरक्षण है नहीं जी। उसके सांसद तो यूआर सीट पे आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यही क्लैशेज होता है सबसे बड़ा, उसके है नहीं। तो अब क्या होता है कि अगर ओबीसी वर्ग का एज ए कैंडिडेट कोई सांसद जीत रहा है जो जहाँ से उस मतलब उस तरह होता है, तो वो जाहिर सी बात है कि अपर कास्ट को हरा के आ रहा है, ठीक। तो यहाँ क्या होता है कि लगातार हिस्सेदारी घटती बढ़ती रहती है ओबीसी वर्ग की, और यही हुआ है। इस चुनाव में थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ी है, पर वो भी जनसंख्या के हिसाब से नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि अभी जो इस पीढ़ी को है या जो सोसाइटी को है, समाज को है, और हाशिए के समाजों में जो सारे वर्ग आते हैं, अगर उसमें कुछ खास आबादी को छोड़ दिया जाए तो सबके साथ यही होगा कि अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन उस तरह का दर्द समाजी इंसाफ की जो पार्टियां हैं कि भाई हमारे समाज के लोग जो जेन्युइन आप जैसे लोग हैं, उनको आगे करने के लिए तुम भी तो जोर लगाओ। नहीं, उसमें मैसेज यही है कि वो सारे नेता अभी इस दिशा में नहीं सोच रहे हैं, जाहिर सी बात है। सोचना तो चाहिए ना उन्हें, सोचना चाहिए, अभी नहीं सोच रहे हैं। पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो फेज के आधार पे मूल्यांकन की बात करता हूँ, ये सोसाइटी होती है, सोसाइटी का प्रेशर होता है। जो नेता आज जो काम करना नहीं सोच रहा है वही कल सोचने लगता है। क्यों? ये चीज़ है। जब तक ये हाशिए के समाज में के लोगों में ये जागृति नहीं आएगी और ये चेतना नहीं डेवलप होगी कि एक नेता से काम कैसे करवाया जाए, अपने मुद्दों की प्राथमिकता क्या है। आरएसएस भाजपा के पास एक प्योर इस देश में सरकार चलाने के समानांतर उनका एक संगठन है। आप ये कह रहे हैं कि अगर नेताओं के पास अगर कुछ कमी है तो हमें भी हमारी तरफ से भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एक कोऑर्डिनेशन हम उनके बीच में बनाएं। हाशिए के समाज में और खासकर श्रमशील जमात में एक चीज़ गर्व की होंगे, चाहे वो किसी जाति का हो। अगर उसके पास खाने पीने का है तो उसके पास अकड़, ईगो, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, जो भी नाम दे, वो भरा रहता है कूट कूट कर। वो किसी के पास गिड़गिड़ाने नहीं जाएगा, भूख से मर जाएगा जी। ये एक गांव के ईमानदार आदमी की सच बात मैं कह रहा हूँ उस आधार पे। तो ये चीज़ उनके साथ हमेशा आती है, और ये थोड़ा सा यही क्लेशेज बनाता है। जो आपका ईगो होता है ना, तो वो क्लेशेज बना देता है कि नेताओं में और आम जनता में और तमाम ये शैक्षिक समुदाय में, तो और शैक्षिक समुदाय से नेताओं का जो है, तो इस वजह से हाशिए का समाज पीछे जा रहा है। जबकि उनके पास आरएसएस बीजेपी के पास इस देश में जो सरकार चल रही ना, उसके समानांतर उनकी सरकार चलती है भाई।
वो बराबर इस देश की न जाने कितने जिलों में, कितने शहरों में रोज शाम सुबह शाखाएं लगा रहे हैं, न जाने कितने उनके सेमिनार चल रहे हैं। एक मैसेज, वो जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं नागपुर से चला हुआ गया। आप सोचिए कि कंगना रनावत 2001 पॉलिटिकल वो है कि 2014 में कहती है कि आज़ादी उनको 2014 मिली, वही मोहन भागवत कहता है कि 2015 में कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। ठीक, उसी के 2 साल बाद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट क्या करती है, ओबीसी आरक्षण की समीक्षा। जब आरक्षण की समीक्षा की बात आरएसएस और भाजपा का कोई नेता करे तो उससे हाशिए के समाज में केवल एक मैसेज जाना चाहिए कि वो पिछड़ों के आरक्षण की समीक्षा करना चाहते हैं, ओबीसी आरक्षण की। उनके दायरे में एससी और एसटी आरक्षण नहीं है उनके और ये बहुत तार्किक बात है। माने आप ये कह रहे हैं कि रोहिणी कमीशन रिजर्वेशन को, अगर रिजर्वेशन पे हमला अगर हो रहा है हिंदुत्व की ताकत की वजह से, हाँ, तो सबसे बड़ा हमला ओबीसी के हाँ, ये क्लियर है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जिनकी आबादी 60% है उनको 27% आरक्षण दिया गया, और उसमें भी रोहिणी कमीशन गठित की गई। और रोहिणी कमीशन 17 में बनी, और क्या नाम, मार्च 19 के लोकसभा चुनाव से पहले उसने अपनी कमेटी गठित कर दी थी और रिपोर्ट भी सौंप दी थी इनको। और इनके पास आंकड़ा आ गया था कि जिन जातियों को ये टारगेट किए थे ओबीसी आरक्षण से बाहर करने का, वो अपनी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी में 5वें या 6ठे नंबर पे थी। तो क्या करेंगे अब इनकी जो और बाकी सहायक पार्टियां थी बाकी जात के वालों की, तो ये लागू नहीं कर, आज तक लागू नहीं कर पाए। भाई लागू करिए ना, आपने कमेटी गठित की 17 में, 19 में वो आई और 24 चल रहा, खत्म हो गया। आप कर क्या रहे हैं, 10 साल से आपकी सरकार है। तो अब इसके बाद आप सोचिए कि कंगना रनावत के बयान के बाद मोहन भागवत बोलते हैं कि आज़ादी जनवरी 22 में मिली। जब ये 22 जनवरी को ये हुआ, क्या मजाक है भाई? मतलब जो आप अब तक गुलाम भारत में जी रहे थे, कहना क्या चाह रहे हैं, मैसेज क्या है भाई? सारे मानव, जहाँ एक साहित्य की बात होती है, एक समाज की बात हो, फिर जब इन पे क्या राजनैतिक हथकंडे अपना के आरएसएस पे हमला किया जाएगा, तो फिर ये बोलेंगे नहीं हम तो मानवता के लिए काम करते हैं, हम तो सांस्कृतिक संगठन है। ये तुम्हारा सांस्कृतिक संगठन है भाई? अच्छा, कैसा सांस्कृतिक संगठन है बताइए ना। अच्छा ज्ञान जी, हम लोगों को आरएसएस की जो किताबें होती हैं या जो उनके प्रोपेगेंडा होते हैं, वो बताता है हमें कि हम लोग विश्व गुरु थे, है ना। इतिहास की किताबों में तो हम लोग तो कभी ना पढ़े कि कहाँ विश्व गुरु हम लोग थे, और अब फिर बताया जा रहा है कि ये जो राज्य नया जो आया है उसमें हम लोग फिर से विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। लेकिन आपके जो अनुभव हैं, वो ये अनुभव बता रहा है कि जो दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों को, गरीब लोगों को जिस तरह से एजुकेशन से बाहर किया जा रहा है, और एक ख़ास पार्टी के आगे पीछे करने वाले लोगों को ही एजुकेशन में भरा जा रहा है, तो आपको लग रहा है, बहुत ही संक्षेप में जवाब दीजिए कि क्या विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं? विश्व गुरु, पहली बात तो ये कौन सी संस्था इसको देगी? कोई संस्था नहीं है। तो आप अपने मन में कोई ख्याली पुलाव डाल दीजिए। अब जैसे आज मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था, किसी पत्रिका ने लिखा, तो उन्होंने अपनी पत्रिका के नाम के आगे लिख दिया विश्व प्रसिद्ध पत्रिका। और आप पता करेंगे तो उनकी पत्रिका 100 कॉपी भी नहीं निकलती है। आप करें कि अपने मुंह में या मिट्ठू। हाँ, बस वही जाहिर सी बात है। तो मतलब एक तरफ अपने मुंह में या मिट्ठू भी होना है, और हकीकत में जो वंचितों के अधिकार को भी उसको खत्म करना है। आखिरी सवाल आपसे ज्ञान जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी हिंदी विभाग में ज्ञान प्रकाश जी से हम लोग बात कर रहे थे। ज्ञान जी, आखिरी सवाल ये बताइए, आप अगर कुछ मैसेज अगर देना चाहें जो भी समता में यकीन रखने वाले लोग हैं, कि जिस तरह से एजुकेशन के क्षेत्र में जिस तरह से बहुजनों की हकमारी की जा रही है, जिस तरह से अग्रहारा बना हुआ है, आपकी ज़बान में कब्रगाह बना हुआ है, जिस तरह से रोज़ एनएफएस किए जा रहे हैं, जिस तरह से पूरी धांधलियाँ हो रही हैं, ओबीसी के सीट पे सवर्ण लोग बैठे हुए हैं, और वाम पंथ और दक्षिण पंथ के से भी ऊपर एक जाति पंथ दिख रहा है वहाँ पे, इन तमाम चीज़ों से निकलने के लिए क्या आगे का रास्ता होगा? कुछ अगर आप अपना साझा करना चाहें तो एक जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है वो दे दीजिए। देखिए, अगर एकेडमिक जगत या शैक्षिक जगत की नियुक्तियों में जो भ्रष्टाचार है और जो सारी चीज़ें आ रही हैं खुल के, अगर इनको मतलब वो करना है, रोकना है, तो एक नियुक्ति का एक पैरेलल एक सेंटर होना चाहिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों का, जो नहीं है हमारे पास। 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय इस समय हैं, तो उनका एक सेंट्रल कोई फाइनल नहीं है। हर विश्वविद्यालय स्वायत्त है, अपने अनुसार विज्ञापन निकालता है, उसकी एक कमेटी होती है, कहाँ किसका गुरु गया, कहाँ किसका गुरु गया, वो चलता रहेगा। जब तक इसका एक सेंट्रलाइज पैनल नहीं होगा तब तक पारदर्शिता संभव नहीं है।
सीधी सी बात है। जैसे यूपीएससी है, पूरे देश के अधिकारी वहाँ से चयनित होते हैं, तो उसी तरह आपको कोई संस्था केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए बनानी होगी। हर राज्य अपने विश्वविद्यालय के लिए कोई संस्था बनाए और वो खुद सरकार तय करे, उसके अधिकारी तय करे कि और बाकी हम लोगों और तमाम आप जैसे स्कॉलरों का अनुभव लेके वो तय करे कि किस तरह वो प्रक्रिया पारदर्शी हो सकती है। और तमाम आयोग भी जो भर्तियां कराते हैं, राज्यों के आयोग जो पेपर सेट करते हैं, उनमें पेपर सेट करने का पैटर्न नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जो जवाबदेह अधिकारी होते हैं या प्रोफेसर होते हैं, उन पर कोई कमेटी नहीं बैठती। सबसे बड़ा फेलियर ये है। अब आप सोचिए कि हिंदी के 70 क्वेश्चन बनाने हैं किसी आयोग को, या सब्जेक्ट के किसी प्रोफेसर को 70 क्वेश्चन बनाने हैं, वो 17 क्वेश्चन गलत बना दे रहा है, 20 क्वेश्चन गलत बना दे रहा है। क्या मतलब है? मतलब जो बंदा अगर हिंदी में अच्छा कर रहा है और वो गलत क्वेश्चन बना रहा हो तो बाहर हो जाएगा। तो आप सोचिए, तो आप ये कह रहे हैं कि सही जवाब जो देगा वो बाहर होगा और गलत जवाब देगा वो अंदर होगा। नहीं, सही जवाब नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब प्रोफेसर को पेपर सेट का पैटर्न ही नहीं पता है, कायदे से सेट नहीं कर पा रहे हैं और उनके ऊपर कोई जांच नहीं बैठती। कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब एक मिनिमम पेपर सेट करने की भी सलाहियत नहीं है उनके पास। हाँ, और वो कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हाँ, और क्या, यही बात है। तो ये चीज़ है इन सारी बातों में। जी दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी में पीएचडी किए हुए ज्ञान प्रकाश यादव जी से हम लोग बात कर रहे थे और इनकी जो ज़िंदगी है, इनके जो अनुभव हैं, ये हमें बताते हैं कि पिछड़े समाज को, बहुजन समाज को, दलितों को, आदिवासियों को अभी बहुत लड़ाई लड़नी है। एक क्रांति लानी होगी, तभी जाके शिक्षण जो है, जो एजुकेशनल जो सेक्टर है, वहाँ पे उनको हक मिल पाएगा। और ज्योतिबा फुले की बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, वो जो हमें गुलाम बना कर रखे हुए हैं, जो गुलामी का सिस्टम है, वो इसलिए आज तक कायम है क्योंकि उन्होंने हमें इंटेलेक्चुअली और बौद्धिक तौर पर भी गुलाम बनाया है और शिक्षण संस्थाओं पे काबिज हुए हैं वो। इसीलिए आप देखेंगे कि जो लेफ्ट और राइट के बीच में जो बड़ी लड़ाई हम राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं, जब आप यूनिवर्सिटियों में जाएंगे तो आप पाएंगे कि एक ही जाति का वामपंथी और दक्षिणपंथी कैसे मिल के बात करता है और एक कैंडिडेट को इधर सेट करता है और वो उस कैंडिडेट को उधर सेट करता है। इसलिए बहुजनों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है और ज्ञान प्रकाश यादव जी जैसे विद्वान और काबिल जो छात्र हैं, पीएचडी करने के बाद थोड़ी देर पहले हमसे कह रहे थे कि हमें दिल्ली छोड़ के जाना भी पड़ सकता है। तो ये देखिए कितनी दुख की बात है कि आज इनको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, मानवता की बात बच्चों को सिखलानी चाहिए, वो इंसान को बार बार परेशान किया जा रहा है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ज्ञान जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छा लगा मिलके आप बात करके। तो हम लोग बराबर ऐसे ही जब कभी मिलेगा समय तो हम शैक्षिक जगत पे और दुनिया की राजनीति पे, देश की राजनीति पे और समाज के मसलों पे इसी तरह बातचीत आगे भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।